गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे स्तन ग्रंथि की संरचना। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहेंगे संरचनाओं में, पहले संरचना देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फैट्स होता है। ये वाली जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये क्या होती है? फैट्स होती है। इन्हें हम फैट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके? फैट्स। तो ये फैट्स क्या होते हैं? फैट्स स्टोर हो जाता है मतलब कि स्तन ग्रंथियों में। और ये मेमोरी ग्लैंड्स होती है। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स या फिर कह सकते हो मेमोरी लोब, ये वाला जो पार्ट्स पाया जाता है मेमोरी लोब होता है। और मेमोरी एल्वोलस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेमोरी एल्वोलस होता है। और यहाँ पे मेमोरी क्या होता है? डक्ट। मेमोरी डक्ट पाए जाते हैं, नलिका। ठीक है, मेमोरी नलिका जो होती है। और ये आपका देख रहे हैं एम्पूला, मतलब कि एम्पूला पार्ट्स होता है। ये आपका एम्पूला होता है, जिसके साथ ये मिल्क बाहर आते हैं। और लैक्ट्रियस डक्ट, लैक्ट्री लैक्टिफेरस डक्ट, क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। और ये निपल होते हैं। और एरियोला, तो एरियोला। और यहाँ से क्या है? ये सारी रिब होती है। क्या होती है? रिब, जिसे बोलते हैं आप लोग हड्डी जो होती है त्वचा की, मतलब ऊपरी रिब, जिसे पसलियाँ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये मसल्स होती हैं, मसल्स, रिब्स। ठीक है, मस्कल्स बिटवीन रिब्स, मसल और रिब के साथ जुड़ी है। और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ठीक है, तो ये मेजर मसल्स के साथ क्या होती है? स्तन ग्रंथियाँ जुड़ी होती है। और ये सारे डक्ट एक नली में ओपन होती है। क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं निपल। और ये इस तरह से, इसमें फैट्स भी लगी होती है, साइड साइड इसके फैट्स होते हैं। और इसके साइड में बीच में पैपिला होते हैं। और सारे पैपिला जितने होते हैं, वो सारे पैपिला क्या होते हैं? जिन्हें बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। वो सब एक होल से में खुलते हैं। और सारे, जिसे हम बोलते हैं निपल, और निपल्स के होल्स में क्या होते हैं? ये ओपन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके टॉपिक्स में। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए स्तन ग्रंथियाँ तो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो कार्यशील स्तनों की उपस्थिति स्तनधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। और ये केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं जो जरायुज होते हैं, जो बच्चे को फॉर्मेशन करते हैं, यानी बच्चे को पैदा करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या है, मतलब स्तन ग्लैंड्स, मतलब कि स्तन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो स्त्री प्रत्येक स्तन वसा तथा ग्रंथिल ऊतक से बना होता है। मतलब इसमें क्या होता है? स्तन में वसा, फैट्स यानी फैट्स होता है, और ग्रंथिल ऊतक से बना होता है। किससे बनता होता है? ग्रंथिल टिश्यू, मतलब कि ग्रैनुलर टिश्यू बनाते। क्या है? ग्रैनुलर टिश्यू से बना होता है। और प्रत्येक एवरी स्तन, यानी कि कह सकते हो प्रत्येक ग्रंथि या स्तन ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों का बना होता है। कितने? 15 से 20 स्तन पालियों का बना होता है। या फिर मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। कितने मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स एक स्तन ग्रंथि में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है? प्रत्येक पाली में कूपिकाओं का एक समूह होता है। क्या होती है? बहुत सारी कूपिका होती है, जो एक समूह बनाती है। और इन कूपिकाओं की कोशिकाएं क्या करती? दुग्ध श्रवण करती। क्या करती? जो कूपिका पाई जाती है, उन्हीं से क्या होता है? दुग्ध का स्राव होता है। और जो इनकी गुहा को क्या करता है? गुहा में एकत्रित होता रहता है। इनकी गुहा में एकत्रित होता रहता है। यह स्तन नलिकाओं में खुलती। कहाँ पे खुलती है? नलिकाओं में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? नलिकाओं में। मतलब ये खुलती है। और प्रत्येक पाली से निकली स्तन नलिकाएं मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती है। मतलब ये नलिका क्या बनाती है? मेमोरी डक्ट्स बनाती है। और कई मेमोरी डक्ट्स मिलकर एक बहुत स्तन तुम्बिका या मेमोरी एम्पूला बनाती। क्या बनाती है? मेमोरी एम्पूला बनाती है, जो दुग्धवाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा
क्या होते हैं, निप्पल पर खुलते हैं। कहाँ पे खुलते हैं, निप्पल, जिसे हम बोलते हैं चूचुक। क्या बोलते हैं, चूचुक। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स और जितने भी लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उनसे डक्ट नलिकाएं आपस में जुड़ी होती है और एक कहाँ पे खुलती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा निप्पल पर खुलती है। कहाँ पे, ये निप्पल पर ओपन होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला में है, इसमें देख लेते हैं अगले टॉपिक्स में, जैसे नर एवं मादा द्वितीयक लक्षण में अंतर कीजिए, या तो फिर कहते हैं यौन आरंभ क्या होता है और इसके बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रजनन पूर्व काल अर्थात यह कह सकते हो बाल्यावस्था की समाप्ति पर जनन प्रवस्था का प्रारंभ यौन आरंभ यानी पुबर्टी से होता है। क्या होता है, बाल्यावस्था की समाप्ति पर जनन प्रवस्था का प्रारंभ यौन आरंभ से होता है। तो यौन आरंभ जिसे पुबर्टी बोलते हैं, जीवन की वह अवधि है जिसमें शारीरिक यानी कायिक वृद्धि व विकास मंद पड़ जाता है। क्या होता है, कायिक विकास या वृद्धि मंद पड़ जाता है, क्योंकि शरीर की अधिकांश ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग लैंगिक अंगों की वृद्धि व विकास में होता है। ठीक है, और इनके जो लैंगिक अंग होते हैं वो क्रियाशील होने प्रारंभ हो जाते हैं। जो लैंगिक अंग होते हैं वो कार्यशील या क्रिएटिव हो जाते हैं या एक्टिवेट होने लगते हैं, और इस स्थिति में पुरुषों में शुक्राणु और स्त्रियों में जो अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। क्या है, पुरुषों में यानी मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन एंड फीमेल में ओवा मतलब कि अंडाणुओं का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। नर बालक यानी कि नर यानी मानव बालक में यौनारंभ का समय 13 से 16 या 12 से 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। कितने वर्ष में, 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। और वृषण से स्रावित एंड्रोस्टेरोन, क्या बोलते हैं, वृषण से एंडोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, वृषण से एंडोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, एंडोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और ये प्रमुखता टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन्स से यौनारंभ प्रेरित होता है। इसके फलस्वरूप बालकों में निम्नलिखित लक्षण विकसित होते हैं। ये 13 से 16 वर्ष, कितने, 13 से 16 वर्ष की आयु में ये वृषण से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एंड्रोस्टेरोन, या फिर कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जो मेल से निकलता है। कहाँ से, मेल्स के टेस्टिस से निकलता है। किससे निकलता है, मेल के टेस्टिस से निकलता है। और ये हार्मोन्स यौनारंभ का कारण होता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए, देखा जाए नेक्स्ट इसके फलस्वरूप तो क्या होता है, निम्न लक्षण विकसित होते हैं। तो पहले जैसे पहला लक्षण, पुरुषों की आवाज़ भारी हो जाती, मतलब जो आवाज़ होती है पहले पतली हुआ करती थी बचपन में, अब क्या हो जाती है, धीरे धीरे उनकी आवाज़ें क्या होती है, बढ़ती जाती, मतलब भारी हो जाती है। दूसरी बात है, मांसपेशियां अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ हो जाती, मतलब सुदृढ़ मतलब कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, चिकनी हो जाती है। कंधे चौड़े होने लगते हैं, मतलब जो कंधे होते हैं, आर्म यानी भुजा, उनकी क्या होती है, चौड़ी होने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट है, पुरुष के दाढ़ी मूछ निकल आती है, मतलब जो दाढ़ी मूछ होती है वो फिर से निकल आते हैं। और इसी प्रकार क्या होता है, शिश्न जो पेनिस एंड टेस्टिस, टेस्टिस सैक क्या होते हैं, सुविकसित होने लगते हैं। उनके जो टेस्टिस सैक होते हैं, पेनिस, उनका भी विकास होने लगता है। अगला देख लीजिए, शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। जबकि इसमें अगर बालिकाओं की बात करते हैं, बालिकाओं में यौनारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। कितने, 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। और इसमें एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन तथा एफएसएच हार्मोन, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का मान क्या है, फॉलिकल मानते हैं, फॉलिकल क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मतलब कि यौनावस्था को प्रेरित क्या करते हैं, यौनावस्था को प्रेरित करते हैं, यौनावस्था को
प्रेरित करते हैं। इसके फलस्वरूप बालिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो ये बालिकाओं में अगर बात करते हैं, यौनारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। कितने? 12 से 13 वर्ष की आयु में हो जाता है। और इनमें कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और ये क्या करता है? मतलब उनके लक्षणों को व्यक्त करता है। तो इनके हार्मोन्स निकलने से विभिन्न लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। ठीक है। तो पहले क्या है? बाह्य जनन अंगों एवं स्तनों का विकास होने लगता है। मतलब बाह्य ऑर्गन्स क्या होता है? फॉर्मेशन होने लगता है। और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? स्टार्ट होने लगती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है श्रोणि मेखला पेल्विक गर्डल का फैलकर चौड़ी हो जाना। मतलब जो कमर होती है वो पूरी तरह से क्या होती है? फैलकर चौड़ी होने लगती है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। चेहरे, जांघ तथा नितंबों पर वसा का संचय प्रारंभ हो जाता है। मतलब चेहरे पे फैट्स आने लगते हैं और उनकी जांघों तथा नितंबों पर क्या होते हैं? वसा का संचय, मतलब वसा स्टोरेज होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? स्वर तीव्र। स्वर जो होते हैं, स्वर की बात करते हैं। स्वर तीव्र एवं मधुर होने लगते हैं। जो स्वर होते हैं उनके वो मतलब तेज होने लगते हैं और मधुर होने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इनके क्या होते हैं? लक्षणों के विकास होते हैं। ये 13 से 12 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है। तो ये क्या होता है? एस्ट्रोजन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ऐसे लक्षण व्यक्त होते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है जैसे पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें गैमेटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसे अच्छे से आप समझेंगे। 2019 और 20 में हमेशा आता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? इसे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का अर्थ दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण है। क्या होता है? ये दो भिन्न प्रकार के युग्मक का फॉर्मेशन होता है इस क्रिया में। और इस क्रिया में मतलब कि जो टेस्टिस होते हैं, वृषण मतलब कि जननांग से नर युग्मक और मादा जननांग यानी अंडाशय से ओवरी से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो मादा से मादा युग्मक, नर से नर युग्मक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट का बनना अपरिहार्य होता है। क्या होता है? बनना अपरिहार्य होता है। यह लैंगिक जनन की एक निषेचन पूर्व परिघटना होती है। क्या होती है? लैंगिक जनन की एक फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इवेंट है। मतलब एक परिघटना, मतलब एक घटना होती फर्टिलाइजेशन की। और इसमें मानव में नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का क्या है? बनना, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, तथा मादा युग्मक वो क्या है? अंडाणु। ठीक है। जिसे बोलते हैं oogenesis। अंडाणु का बनना अंड जनन कहलाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं? अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा होता है। जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वृषण में, वृषण यानी कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा क्या होता है? उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यह प्रक्रिया सेक्सुअल हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा? सेक्सुअल हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होती है। और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया 2 चरणों में बांटा जा सकता है। कितने? 2 चरण में बांटा जा सकता है। तो पहला चरण क्या होता है इसका? जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड क्या है? जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। और जबकि इसमें स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण होता है। मतलब कायांतरण मतलब उनके शुक्राणुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है।
जबकि अंडाणुओं में कयांत्रण नहीं होता है, वो उसी तरह रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखते हैं जनन कोशिकाओं में स्पर्मेटिड का निर्माण। इसको निम्न 3 प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है। कितने प्रक्रिया में? 3 प्रक्रियाओं में बांटा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये क्या होता है, स्टेजेज प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स 2x है। क्या है? 2x है। और ये 2x क्या है, 2 पार्ट्स में अलग हो गए। ठीक है, तो एक तरफ स्टेजेज है और फेज एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि माइटोसिस क्रिया होती है। और इस माइटोसिस क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, 2 स्पर्मेटोगोनिया 2x में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। किस में? 2x में अलग हो जाते हैं। पहले ये 2x है और ये 2x, ये दोनों 2x मतलब मल्टीप्लिकेशन क्रिया के द्वारा ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद आती है माइटोसिस। क्या होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसमें से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रोथ होता है। और जिससे की वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और इस डिवीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में ये 2x से x कंडीशन में हो जाते हैं। पहले ये तो डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। बाद में क्या होते हैं? हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो ये हैप्लॉयड कंडीशन में आ चुके हैं और x में बदल जाते हैं। अब x क्या करते हैं, इनमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है स्पर्मेटिड्स। तो ये 2 भाग में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। 2 भाग में अलग होते हैं सेकेंड माइटोसिस क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ मतलब ये क्या करते हैं, यही सेल्स क्या करती है, स्पर्मेटोजोआ में फॉर्मेशन यानी स्पर्म का निर्माण करने लगते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले पॉइंट्स में। तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे गुणन मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, ये 2 गुणसूत्रों में अलग होते हैं। तो इसमें शुक्र जनक नलिका कि जनन एपिथेलियम की कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसे माइटोटिक डिवीजन्स कहते हैं। और इस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका? शुक्राणु जनन कोशिका या फिर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और ये कोशिकाएं क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले कंडीशन में। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ फेज वृद्ध प्रवस्था जो होती है, इसमें शुक्राणु जनन या शुक्राणुजन कोशिकाओं में या स्पर्मेटोगोनिया में पोषक पदार्थों को संचित होने से कोशिकाओं के आकार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। किस स्पर्मेटोगोनिया में क्या है, जब पोषक पदार्थ बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं तब वो उनका आकार क्या होते हैं, उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। और इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यह भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? यह भी डिप्लॉयड होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब देखिए थर्ड में परिपक्वन प्रावस्था, जिसे मैचुरेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या है, माइटोटिक अर्धसूत्री माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड हो जाती है सेकेंडरी कंडीशंस में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप अगुणित शुक्राणुओं का पूर्व कोशिका या फिर स्पर्मेटिड्स बना लेती है। क्या बनाती है? स्पर्मेटिड्स बनाती है। और इस प्रक्रिया के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से
4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगले। तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कयांतरण, मतलब इसका कयांतरण मेटामॉर्फोसिस क्रिया होने शुरू हो जाती है। तो स्पर्मेटिड के स्पर्म्स में क्या है, मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्पर्मेटिड क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब चल सकते हैं, मतलब चल शुक्राणु बनते हैं और जो इनके टैल की सहायता से वो क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, इनमें टैल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूंछ। जो इसमें इनका स्पर्म्स का 3 भाग में बटा होता है, एक ग्रीवा यानी हेड, नेक और टेल यानी 3 भाग में डिवीजन होता है और इन्हीं से ये क्या है, आगे बढ़ते रहते हैं और शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं और शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिका में गुहा में मुक्त होना स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन कहलाता है। मतलब शुक्राणुओं का सर्टोली सेल्स से शुक्र जनन नलिका की गुहा में मुक्त होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो इस वाली सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो आपरा की क्या है, आपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए। आपरा के क्या कार्य हैं, मतलब आपरा के कार्य बताइए। तो इसे हम बोलते हैं प्लासेंटा, प्लेसेंटा। और ये यूथीरिया अधोवर्ग के स्तनियों का विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस संरचना द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण माता के गर्भाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है और जिसके द्वारा इनका पोषण प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अपरा के कार्य, अपरा के क्या कार्य होते हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अपरा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। तो पहला कार्य, अपरा के द्वारा विकासशील भ्रूण को पोषण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, O2 ऑक्सीजन अणु प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे एब्जर्व करते हैं और एब्जर्व करने के बाद वो क्या करते हैं, माँ के अपरा के सहायता से क्या है, उनको पोषण बच्चे को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपरा उत्सर्जन में सहायक होता है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालने में सहायता करता है और इससे विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। अपरा चयनात्मक अवरोधक या सिलेक्टिव बैरियर की भांति कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्टिव बैरियर की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को तो भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देते हैं, किंतु हानिकारक पदार्थों को क्या है, हानिकारक पदार्थों को मतलब कि प्रवेश करने देते हैं, किंतु हानिकारक पदार्थों व जटिल प्लाज्मा प्रोटीन्स को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकते हैं। लेकिन विषाणु आदि रोगाणु अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका संबंध आरएनए और डीएनए से होता है, इसलिए वो भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट्स। अपरा से कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रिडियोल तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रवण होता है, जो यूट्रस यानी कि गर्भावस्था बनाए रखने तथा शिशु जन्म में सहायता करते हैं। कौन कौन, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रेडियोल तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रवण करते हैं, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि के प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज को अपरा माता के रुधिर से भ्रूण में आने देता है, जिससे इन रोगों से सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो इस तरह से ये सुरक्षा भी करते हैं। थैंक यू क्लास।